नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे डिस्कस करने वाली हूं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के मुख्य प्रश्नों को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? What is the name of the air pressure gauge? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के मुख्य प्रश्नों को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एयर प्रेशर गॉज? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बैरोमीटर, दूसरा थर्मोमीटर, तीसरा दिया गया है सिस्मोग्राफ और आखिरी दिया गया है हाइग्रोमीटर। तो अगर हम ऑप्शंस को लेते हुए चलें तो आप सभी को पता होगा कि थर्मोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। घर पे जब बुखार होता है तो किस बोला जाता है कि थर्मामीटर लाओ जरा देखें कितना बुखार है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करें तो सिस्मोग्राफ से हम लोग अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। भूकंप की कितनी तीव्रता है उसको मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से। डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है क्या? ह्यूमिडिटी। यहां पे मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूं अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी, वहां पे आप लिखिए भूकंप की तीव्रता, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइग्रोमीटर से क्या मेजर होता है? ह्यूमिडिटी, जिसको कि हम आर्द्रता भी कहते हैं। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? आपके पास ऑप्शन ए बचा। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से एयर प्रेशर मापा जाता है। ए आपका सही आंसर है। अब देखिए, आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपके यहां से भी बन सकते हैं, इसी वजह से मैंने ये भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आपसे पूछा गया है बीटी कपास है, बीटी कॉटन इज। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एक संकर पौधा है, एक हाइब्रिड प्लांट है, दूसरा दिया गया है ट्रांसजेनिक पौधा है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, तीसरा दिया गया एक प्राकृतिक पौधा है, एक नेचुरल प्लांट है, और डी ऑप्शन दिया गया एक औषधीय पौधा है, एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसका सही आंसर जो है बीटी कॉटन जो होता है वो आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, जीएम क्रॉप जिसको कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसी तरीके से गोल्डन राइस अगर पूछे तो वो भी आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। हो सकता है पेपर में कभी आपको बीटी कॉटन की जगह गोल्डन राइस दे दे, तो आप याद रखिएगा वो भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, यहां पर कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। आप अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? Which atmospheric pollutant is the main cause of acid rain? तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है SO2, दूसरा H2S, तीसरा HCl और डी ऑप्शन दिया गया है N2। तो याद रखिएगा, जब भी हम एसिड रेन की बात करेंगे, अम्लीय वर्षा की बात करेंगे, तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? ऑप्शन में आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में SO2 की जगह आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड दे दे, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। बोला गया है कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम की बात की गई है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन किसका है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जिसको कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। फिर दूसरा है टुंड्रा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको सवाना दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको मरुस्थल दिया गया है, जिसको कि डेजर्ट कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं इक्वेटोरियल रीजन की, तो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर के इधर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात करें, इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है, ठीक है, तो वो आपके इस रीजन में होती है, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, जहां पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर हम टुंड्रा की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, टुंड्रा आपके इधर पोल साइड में पाए जाते हैं, जहां पर जो जमीन होती है वो 12 महीने आपके आइस से ढकी रहती है, ठीक है, ठंडा प्रदेश होता है ये, जहां बहुत ठंड पड़ती है, हर जगह स्नो रहता है। यहाँ पे अगर एनिमल्स पाए जाते हैं तो उनके फर बहुत होते हैं, ठीक है, जैसे रेन डियर पाया जाता है, स्नो डियर पाया जाता है। तो प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में मिलती है, ये याद रखिएगा। और डेजर्ट में आप सभी को पता रहता है रेगिस्तान है, तो वहां पे पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखते हैं। 5वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू राइप मैंगो, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा दिया गया है कैल्शियम कार्बाइड और चौथा दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड। तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कार्बाइड से पका हुआ है आम, कार्बाइड से आम पकाते हैं। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा आपका, कैल्शियम कार्बाइड, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन को देखिए, यहां पर कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। Which disease is spread by drinking contaminated water, ठीक है। दूषित जल को पीने से कौन सी बीमारी होती है, कंटामिनेटेड वाटर को पीने से कौन सी बीमारी होती है। पहला दिया गया है एड्स, दूसरा दिया गया है टाइफॉइड, थर्ड दिया गया है एनीमिया और डी दिया गया है टेटनस। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता है जो एड्स है वो एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, खून घटने लगता है, तब एनीमिया होता है। और टिटनेस आपका बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो यहां पर पानी, कंटैमिनेटेड वाटर, दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, टाइफॉइड होती है। बी इज द करेक्ट आंसर, यहां पे बी को सही कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बोला गया है आपसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सबसे पहले आपको दिया गया है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर N2O दिया गया है, फिर CO दिया गया है और फिर CH4 दिया गया है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहां पर आपका सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ दिया गया है मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, नॉट पूछा गया है, क्लास ध्यान से देखिएगा, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन द्विबीजीय पत्री पौधा है, ठीक है, द्विबीज पत्री पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट की बात की गई है, ठीक है, 2 बीज जिसमें हो। सबसे पहले बैम्बू दिया है जिसको कि बांस कहते हैं, दूसरा केला दिया है मतलब बनाना, तीसरा आपको दिया गया है गन्ना और आखिरी दिया गया है सरसों। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, सरसों, मस्टर्ड। यहां पे जैसे अगर आप दालों की बात करें, मटर की बात करें, तो वो कैसे प्लांट से आपके डाइकॉट प्लांट है, द्विबीज, ठीक है, 2 बीज इनके होते हैं। यहां से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, पौधे में जल का
अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बाय whom इज वाटर एक्वायर्ड इन अ प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं किसके द्वारा वाटर का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो वाटर की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा दिया गया है कैम्बियम और आखिरी दिया गया है पेलिसेड। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? जाइलम। ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं तो जाइलम याद रखिएगा। जब भी फूड के ट्रांसफर की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो वहां पे किसका रोल रहता है? फ्लोएम का। तो हो सकता है अगली बार प्रश्न आपसे यहां से पूछ ले, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट या फिर फूड, तो वहां पे आप याद रखेंगे फ्लोएम, और वाटर के लिए जाइलम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए 10वें प्रश्न को देखिए, विच इज द फर्स्ट लिटरेरी सोर्स? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, दिया गया है अथर्ववेद। तो विच इज द फर्स्ट लिटरेरी सोर्स? आपका सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। अगले प्रश्न को देखिए 11वें प्रश्न को, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? Which two gases occupy 99% of the atmosphere in 99% of the atmosphere in the atmosphere? ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, which two gases occupy 99% of the atmosphere? ठीक है, तो पहला दिया गया है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा दिया गया है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, और आखिरी दिया गया है आर्गन एवं ओजोन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम ओजोन की बात करते हैं, ठीक है, अगर ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर में, तो उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। क्यों इसको हम गुड ओजोन कहते हैं? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पे आने से रोकता है ना। और अगर यही ओजोन आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, मतलब आपके ट्रोपोस्फियर में, यहां पे ये आपका अर्थ है, आपके हवा में अगर ये ओजोन प्रेजेंट हो, तो ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाता है, ये एक पॉल्यूटेंट हो जाता है। याद रखिएगा, ये चीज यहां से आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर बोला गया है अर्थ के एटमॉस्फेयर में 99% कौन सी गैस प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो ऑप्शन आपका बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अप्रोक्स 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लस अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना 99% के करीब आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए 78 प्लस 21 कितना हुआ? 99% के अप्रोक्स कौन दो गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 12वें प्रश्न को, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर इन द एनवायरमेंटल स्टडीज इज, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, टू डेवलप द एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड। दूसरा दिया गया है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट। तीसरा दिया गया है सामाजिककरण को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सोशलाइजेशन। और आखिरी दिया गया है टीम भावना बढ़ाना, फोस्टरिंग टीम स्पिरिट। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर क्या होता है? बच्चे डायरेक्ट किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना, जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपनी आंखों से देखते हैं किस तरीके से नेचुरल प्रोसेस आपका चल रहा है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न, कारकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनली ड्राई सॉइल की बात की गई है, ड्राई सॉइल की। उसमें अधिक जल होता है। भाई ड्राई है तो जल की बात ही नहीं की जा सकती, मतलब ड्राई मतलब पानी का जो आपकी मात्रा होगी वो कम होगा, जल की अधिकता कम होगी, अधिकता नहीं होगी। फिर दूसरा दिया गया है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, प्लांट डू नॉट गेट इनफ लाइट। हम ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम प्लांट्स की क्यों बात करेंगे भाई? ड्राई है मतलब सूखा हुआ आपका सॉइल है, तो ऑफकोर्स सी बात है उसमें पानी की कमी होगी, वाटर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ड्राई है क्योंकि हो सकता है वहां पे आपकी सनलाइट ज्यादा हो, ठीक है,
मतलब धूप ज्यादा हो इस कारण वो ड्राई हो गया हो। तो यहाँ पे पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, एकदम गलत। फिर तीसरा आपका है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, द सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन द सॉइल विल बी हाई। ऑफ कोर्स सी बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी कठोर होती है। अब ड्राई सॉइल है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मिट्टी आपकी कठोर हो, ठीक है। ड्राइनेस हो सकती है लेकिन कठोरता आप जरूरी नहीं कह सकते, हो सकता है कठोर हो भी, हो सकता है कठोर ना भी हो। तो यहां पे द सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन द सॉइल विल बी हाई, इसके ज्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि ड्राई है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है? What is the continuous and comprehensive? Why is the continuous and comprehensive evaluation necessary? ठीक है, बार बार मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हम बार बार टेस्ट क्यों देते हैं, आप बताइए। बार बार क्यों आपसे कहा जाता है कि टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए? इससे क्या होता है, एग्जाम में मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके में कमी कहां है, ठीक है, आप उस कमी को सुधार सकते हैं और जब आप मेन एग्जाम में बैठेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, ठीक है, टू नो हाउ मच द लर्नर हैव नॉट लर्नड। दूसरा दिया गया है शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, नॉट टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर कॉन्टिन्यूसली। भाई ये किस टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो एकदम गलत ही है, इसको तो तुरंत काट दो। तीसरा देखिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन द स्टूडेंट डू नॉट हैव अननेसेसरी फियर ऑफ एग्जामिनेशन। और आखिरी है, परीक्षण प्रणाली को महत्व देने हेतु टू गिव द इंपॉर्टेंस टू द एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। यहां पे क्या सही होगा, यहां पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। बार बार जब हम मॉक एग्जाम्स देते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे अंदर का जो भय है वो भी खत्म होता है, जो मिस्टेक हम करते हैं हम उसको भी सुधार लेते हैं। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि मेन एग्जाम में बैठने के पहले कई मॉक टेस्ट को लगाइए, क्योंकि आपके अंदर का जो फियर है वो आपका खत्म होगा, एग्जाम फियर जो होता है। साथ ही साथ आपको अपनी मिस्टेक भी पता चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, यहां पे कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, आखिरी प्रश्न को, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? हाउ डू ग्रेजिंग एनिमल चेंजेस वेजिटेशन? पहला है बीज प्रकीर्ण द्वारा, बाय सीड डिस्पर्सल। दूसरा है परागण द्वारा, जिसको कि क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तीसरा चुनकर चरना, और आखिरी है रोग फैलाकर, स्प्रेडिंग द डिजीज। तो ग्रेजिंग एनिमल की बात की गई है, ठीक है, चरने वाले पशुओं की बात की गई है। और चरने वाले पशु क्या करते हैं, चरते हैं। तो यहां पे चरने वाला ऑप्शन आपका क्या है, ये है ग्रेजिंग सेलेक्टिवली, चुनकर चरना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स? हेल्दी बोन्स की बात की गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम एंड विटामिन के। दूसरा दिया गया है कैल्शियम एंड विटामिन ई। थर्ड दिया गया है कैल्शियम एंड विटामिन सी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो जब भी हम हेल्दी बोन्स की बात करते हैं तो वहां पे कैल्शियम एंड विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों के घर में अगर कोई भी कैल्शियम की गोलियां खाता है ना, तो देखिएगा कैल्शियम की गोलियों के पीछे दिया रहता है कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स आपका क्या है, सनलाइट। इसीलिए बोला जाता है धूप में बैठिए, ठीक है, धूप में बैठेंगे तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। और अक्सर बोला जाता है कि तेल लगा के धूप में बैठिए। तेल लगा के लोग सन बाथ लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो आपका फैट सॉल्युबल होता है। यह भी चीज याद रखिएगा, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 17 प्रश्न देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया।
कहाँ की बात की गई है? भारत की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाता कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप माउंट एवरेस्ट कहते, लेकिन यहाँ पे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप यहाँ पे क्या सही आंसर लगाएंगे? पहले हम ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है माउंट केटू, दूसरा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तीसरा माउंट कंचनजंगा और आखिरी ऑप्शन आपका दिया गया है माउंट धौलागिरी। तो याद रखिएगा क्लास, अगर आपसे पूछा जाता यहाँ पे इंडिया नहीं लिखा रहता कि हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है और भारत नहीं लिखा रहता, तब आप माउंट एवरेस्ट लगाते, लेकिन इन इंडिया बोला गया है, इस वजह से यहाँ पे सही आंसर आपका होगा माउंट केटू, ठीक है, केटू। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। द गेम मेथड ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन है? पहला है विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, द साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ टीचिंग, थर्ड है आपका शारीरिक शिक्षक कार्यक्रम के सिद्धांत पर, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, और आखिरी है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। तो यहां पे क्या बोला गया है? गेम मेथड ऑफ टीचिंग की बात की गई है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित है? आपके शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। डी इज द करेक्ट आंसर, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ठीक है, What is the name of the lowest layer of the atmosphere? ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पहला समताप मंडल, जिसको कि स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, दूसरा ओजोन मंडल, जिसको कि ओजोन, यहां पे आपका आइनोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है, ओजोनोस्फीयर कहा जाता है, फिर आयन मंडल, जिसको कि आयनोस्फीयर कहा जाता है, और आखिरी आपका दिया गया है क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो नेम ऑफ द लोवेस्ट लेयर, ठीक है, लोवेस्ट लेयर की बात की गई है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आपका क्या आता है बताइए? ट्रोपोस्फियर के बाद, जिसको कि हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में आपकी क्या प्रेजेंट होता है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है ना। ये कुछ पॉइंट से याद रखिएगा। सबसे निचली परत आपकी कौन सी है? सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उसके बाद आपकी समताप मंडल आती है, जिसको कि स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, और स्ट्रेटोस्फियर में ही आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होने से उनको अर्थ पे एंटर करने से रोकती है। ये चीज याद रखिएगा, उनको अर्थ पे एंटर करने से रोकती है, ठीक है। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि जो एरोप्लेन्स हैं वो किस लेयर में आपके ट्रेवल करते हैं, वो आपके स्ट्रेटोस्फियर में ट्रेवल करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी वेदरिंग कंडीशन होती है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ये आपके ट्रोपोस्फियर पे होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पे वेदरिंग कंडीशन बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, क्लाउड्स नहीं होते, क्लियर होता है, पाथ पूरा क्लियर होता है। इसी वजह से जो प्लेन्स होती हैं वो आपके इस लेयर में उड़ती हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो यहां पे आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न को देखिए। यहां पर विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की बात की गई है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है स्कर्वी, दूसरा बेरीबेरी, तीसरा ऑप्शन रतौंधी, जिसको कि हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और आखिरी ऑप्शन आपका दिया गया है थकान, फटीग। तो विटामिन सी की जब भी हम बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। ए आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये आपके विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी होता है, ठीक है। और रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि रतौंधी कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर आपसे पूछ ले विटामिन सी का सोर्स क्या है, तो खट्टे फल जो होते हैं
जैसे आपका क्या हो गया, आंवला। आंवला एक खट्टा फल है, तो किसका सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है। नींबू किसका सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 21वें प्रश्न को, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है। ठीक है, हु इज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल, आप सभी को पता है प्रतिभा पाटिल हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट थी। दूसरा आपका है पद्माजी नायडू। ठीक है, तीसरा है किरण बेदी और आखिरी है हंसा मेहता। तो फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर जो है वो आपकी किरण बेदी है। किरण बेदी जी हमारी पहली फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर। 22nd क्वेश्चन देखिए, असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गैंडा का वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है। Which is the famous one-horned rhinoceros wildlife sanctuary of Assam। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मानस, तो मानस आपका असम में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मानस कहां पर है, असम में है। काजीरंगा कहां पर है, असम में है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है, गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, और कान्हा किसली नेशनल पार्क आपका कहां है, कान्हा नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे वन हॉर्न राइनासोरस की बात किया गया है और वन हॉर्न राइनासोरस आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो बी आपका सही ऑप्शन है। एशियाटिक लॉयंस की अगर बात करेंगे तो वो आपके कहां मिलते हैं, गिर नेशनल, इसमें गिर जंगल में, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में आपके एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। इतनी चीजें यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, लोकेशन से भी प्रश्न बनते हैं। 23rd प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। इग्नियस रॉक की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। पहला आपका है बेसाल्ट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है स्लेट एंड डी ऑप्शन इज ग्रेफाइट। तो बेसाल्टिक की बात की गई है, यहां पे इग्नियस रॉक की बात की गई है, तो इग्नियस रॉक का आपका एग्जाम्पल है बेसाल्टिक रॉक, ये बेसाल्ट। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 24th देखिए, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब मैं आपको ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर वाला पढ़ा रही थी, तो पहला आपका ट्रोपोस्फियर दिया है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर दिया है, ठीक है, फिर मेसोस्फियर दिया है और आखिरी आइनोस्फियर दिया है। तो अब आपको आंसर पता है कि ओजोन लेयर आपके कहां प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर आपका बी होगा, सही आंसर बी होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इन विच सरफेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 25वें प्रश्न को। हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है गुरु तेग बहादुर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा दिया गया है गुरु अर्जुन देव और आखिरी दिया गया है गुरु नानक देव। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही क्या है, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक देव। 26 क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस भी किया था आपसे कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। अगर आपने ध्यान से भी लेक्चर को सुना होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहला है फिजियोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ, थर्ड है कार्डियोग्राफ और आखिरी है बैरोग्राफ। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या होता है, कितनी इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की उसको मेजर किया जाता है। कार्डियोग्राफ जो है ये तो आपके हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से ना। अब बैरो की जब हमने बात की थी बैरोमीटर की, तो वो प्रेशर को मेजर करने के लिए। चलिए यहां पे देखिए, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन पूछा गया है आपसे, विच डे इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, 22 दिसंबर।
ठीक है, 22 दिसंबर। अच्छा, एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 25 दिसंबर के समय कहां पर गर्मी रहती है? समर सीजन रहता है, ठीक है। और वहां पे आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए थे और उन कंट्रीज में आपका एक ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया, और यही आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो देखिए प्रश्न यहां से क्या बना था, 25 दिसंबर को कहां पर गर्मी रहती है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो कि आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अगर ये हम बनाए पूरा आपका ग्लोब, तो यहाँ पे आप इक्वेटर है हम कह सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहां पर याद रखिएगा दिसंबर के समय यहां पे गर्मी पड़ती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे आपका कौन सा होता है? 22 दिसंबर। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, 28वां प्रश्न, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, और आखिरी दिया गया है मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपके कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो यहां पे आप याद रखिएगा ब्रह्म समाज की बात। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और आत्मीय सभा की भी अगर आपसे बात की जाएगी तब भी आप किसका नाम याद रखेंगे? राजा राम मोहन रॉय का नाम याद रखेंगे। 29वां प्रश्न देखिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा गया है। बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन असम, और चौथा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो बिहू की जब भी बात आती है तो बिहू आपका कहां का फोक डांस है? असम का। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30वें प्रश्न को देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? द इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है फूड साइकिल, ठीक है, खाद्य चक्र। दूसरा दिया गया है खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया दिया गया है, जिसको कि चेन रिएक्शन बोला गया। फिर खाद्य जाल, और आखिरी आपका दिया गया है बायोमास का पिरामिड। तो हमने आपको बताया था जब कई फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको फूड वेब कहते हैं, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। तो इसका आंसर सही क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। फूड वेब इज द राइट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और नए जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में आपके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।